क्या बीजेपी ने बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा को हैक कर लिया है? यूपी में ये सवाल सबकी जुबान पर है कि बहन जी इतनी डरी हुई क्यों है। मायावती ने अपने भतीजे को भी पार्टी से निकाल दिया, भाई का डिमोशन कर दिया और तब से कहा जा रहा है कि फैसला बीजेपी के इशारे पर लिया गया है। फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने कहा था कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस ने उनसे गठबंधन करने को कहा था। सपा, बसपा और कांग्रेस साथ में लड़ते तो बीजेपी हार जाती। सवाल यह है कि मायावती 2024 का चुनाव विपक्ष के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ी। इस सवाल के जवाब के लिए इतिहास खंगालना पड़ेगा। साल 2011 ये वो साल था जब देश अन्ना आंदोलन में डूबा था। हर तरफ करप्शन का शोर था। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता करप्शन के खिलाफ उमड़ पड़ी थी और इसी साल अप्रैल में बीजेपी ने मायावती के कथित घोटालों का एक बड़ा पुलिंदा जारी किया और पार्टी ने बसपा सुप्रीमो पर 2540 अरब रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। तब मायावती मुख्यमंत्री थीं। उन पर कॉरपोरेट हस्तियों के लिए जमीन अधिग्रहण, चीनी कारखानों की बिक्री, चूना, रेत और पत्थर की खानों के टेंडर, शराब ठेकेदारों से अवैध वसूली, प्राइवेट बिजली कंपनियों से कथित उगाही, स्मारकों के निर्माण में करोड़ों का घोटाला सहित सड़क, सिंचाई और निर्माण कार्यों में ठेकेदारी से उगाही का आरोप लगा। मायावती 2007 में चौथी बार यूपी की सीएम बनी। 1960 के बाद ऐसा करने वाली वो यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। सियासत में रुतबा बढ़ने के साथ घोटालों के आरोप लगे। लोग सवाल करने लगे कि 1995 में 1,12,00,000 की संपत्ति वाली मायावती के पास 2012 में 112,64,00,000 की संपत्ति कैसे आ गई। 2011 में विकीलीक्स ने अपने खुलासे में मायावती को तानाशाह और भ्रष्ट कहा। ये भी कहा कि यूपी की पूर्व सीएम ने अपनी पसंद के सैंडल मंगवाने के लिए अपने प्राइवेट प्लेन को मुंबई भेजा। विकीलीक्स का यह खुलासा था कि मायावती इनसिक्योर हैं और उनके खाना खाने से पहले एक कर्मचारी उसे चखता है। उनकी रसोई में खाना बनाने वाले 9 रसोइयों की निगरानी होती है। घर से ऑफिस निकलने से पहले वो सड़क को धुलवाती हैं और मायावती के करीबी रहे सतीश मिश्रा ने यूएस एम्बेसी के अफसरों से कहा था कि मायावती का झुकाव भ्रष्टाचार की ओर है। मायावती ने अपनी सरकार में लखनऊ, नोएडा और बादलपुर गांव में स्मारक बनवाए और उसके लिए 750 एकड़ जमीन इस्तेमाल की, मगर इस जमीन की कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। बसपा सरकार ने स्मारकों के निर्माण पर लगभग 6,000 करोड़ खर्च किए। कट्टू 2023 विपक्ष मोदी के खिलाफ चुनावी मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा था। सभी पार्टियों के साथ आने की बात चल रही थी। मायावती अखिलेश यादव के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थी, तो एक बार फिर गठबंधन की संभावना बन रही थी। मगर जून 2023 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी छापी। मायावती एज सीएम, ब्रदर एंड वाइफ कॉट 261 फ्लैट्स एट 46% डिस्काउंट, ऑडिट फ्लैग्स फ्रॉडलेंट सेल। बसपा की ओर से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, मगर मायावती की हिम्मत नहीं हुई कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ दें। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता को बहुत ही कम दामों पर नोएडा में 261 फ्लैट्स मिले थे। इन फ्लैट्स को लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की रियल एस्टेट कंपनी ने बनाया था और मई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में लॉजिक्स कंपनी के बनने और दिवालिया होने के कगार पर पहुंचने के 12 सालों का लेखा जोखा था। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस को मिली और उसने छाप दिया। मायावती 2024 का चुनाव अकेले लड़ी। कांग्रेस के गठबंधन के ऑफर को भी खारिज कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान ही आकाश आनंद ने भाजपा को तालिबानी पार्टी कहा, तो बीच चुनाव में उन्हें घर बिठा दिया गया। वजह मायावती का डर था, क्योंकि आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा हो गया था। दरअसल अप्रैल 2018 में योगी सरकार ने 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि मायावती के सीएम रहते 7 बंद चीनी मिलों को बेचने में घोटाले का आरोप था और अप्रैल 2019 में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। 14 दूसरी चीनी मिलों की बिक्री को लेकर 6 अलग अलग और मामले दर्ज किए गए।
आरोप था कि घोटाले के कारण यूपी सरकार को 1179 करोड़ का घाटा हुआ। 7 चीनी मिलों को तत्कालीन बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल से जुड़ी कंपनी ने खरीदा था। फरवरी 2025 में इसी मामले में ईडी ने 995 करोड़ 75 लाख की संपत्ति जब्त की। ये संपत्ति बैतालपुर, भटनी और शाहगंज चीनी मिल की थी। तीनों चीनी मिलों का मालिकाना मैसर्स मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास था, जिन्हें बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल कंट्रोल करते हैं। जैसे ही ईडी की कुर्की खबरें आईं, मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल फेंका। मगर राजनीति में जो डर गया समझो मर गया, क्योंकि मायावती के डर ने उनके भतीजे की सियासी भ्रूण हत्या कर दी। और ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। सवाल यह है कि जब मायावती को अपने भतीजे पर ही भरोसा नहीं है तो फिर पार्टी नेताओं पर भरोसा कैसे होगा। बसपा भले ही खुद को मूवमेंट बताती हो, मगर मायावती परिवार की लड़ाई में फंस गई हैं। ये लड़ाई सिर्फ उत्तराधिकार की नहीं है, ये लड़ाई उससे आगे की है। आकाश आनंद मायावती को पूजनीय बताते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि हाथी की हालत खराब है और मायावती जी जो कर रही हैं उससे हाथी का भला नहीं होने वाला। बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप चिपक गया है। चुनाव में कमजोर और गुमनाम उम्मीदवारों को टिकट देने, मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा और कांग्रेस के मुकाबले मुसलमानों को टिकट देने की रणनीति ने विपक्ष के आरोपों को मजबूत ही किया है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बसपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए और इन नेताओं ने मायावती पर टिकट के बदले करोड़ों रुपया मांगने के आरोप लगाए। ये आरोप पार्टी की इमेज को बर्बाद करने वाले थे। बसपा इससे उबर नहीं पाई। इसी दौर में आकाश आनंद को आगे करके मायावती ने बसपा में जान फूंकने की कोशिश की, मगर ये दांव भी फेल हो गया। आकाश को राजनीति में अभी 5-7 साल का वक्त ही हुआ था, मगर अपनी पूजनीय नेता बहन जी के हाथों ही वो हलाल कर दिए गए। और जैसा झगड़ा बसपा में चल रहा है, ये लंबा चलेगा। हो सकता है कि अंत में मायावती के भाई आनंद कुमार ही सर्वे सर्वा साबित हों, मगर मायावती की उम्र अभी लंबी है, तो क्या उससे पहले आकाश आनंद अपनी राजनीति जमा पाएंगे, दलितों का भरोसा जीत पाएंगे, चंद्रशेखर को काउंटर कर पाएंगे? बिना संगठन के मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा संभव है। आकाश आनंद को पता होना चाहिए कि पार्टी और सत्ता उपहार में नहीं मिलते, लड़कर लेना पड़ता है। सम्मान की थाली नहीं सजती, सजवानी पड़ती है। और परिवार में लीडरशिप तो तब मिलती है जब परिवार के महत्वाकांक्षी लोग भी सरेंडर कर दें। भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये संकट राहुल गांधी के सामने था। 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद गांधी परिवार में उनकी लीडरशिप के आगे सबने एक तरह से सरेंडर किया, वरना पार्टी के नेता राहुल गांधी को बाईपास करते हुए सीधे सोनिया गांधी के पास जाते थे। प्रियंका गांधी सार्वजनिक रैलियों में कह चुकी थीं कि राहुल गांधी उनके नेता हैं। राहुल गांधी जी मेरे नेता। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। 2017 में अखिलेश भले ही चुनाव हार गए, लेकिन मुलायम का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात का फैसला 2012 में ही हो गया। हाँ, ये तय नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के लीडरशिप को स्वीकार करेंगे या नहीं। इसमें समय लगा। 2022 में अखिलेश ने अपने दम पर प्रचार का जिम्मा लिया। शिवपाल और राम गोपाल पर्दे के पीछे रहे। सपा 125 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2024 में तो अखिलेश ने मुलायम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सपा को 37 सीटें जिता दी। और अब अखिलेश के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। जो सिलसिला 2012 में शुरू हुआ था वो 2024 में पूरा हुआ। ये लीडरशिप का जो संकट था उसकी लड़ाई 2014 की हार के बाद शुरू हुई थी और उस पारिवारिक सियासी लड़ाई की शांति मुलायम सिंह के निधन के बाद हुई। तब तक अखिलेश ने पार्टी को कंट्रोल कर लिया था और मुलायम भी यही चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी अखिलेश हों, शिवपाल नहीं। लेकिन नेताजी के भाई ने उनके जीते जी हथियार नहीं डाले और लगातार लड़ते रहे, क्योंकि शिवपाल यादव ने अखिलेश को अपने कंधे पर खिलाया था, पार्टी को अपने खून से सींचा था। हक तो बनता था, लेकिन मुलायम का संघर्ष शिवपाल के संघर्ष के मुकाबले बरगद था।
उत्तराधिकार की लड़ाई में मुलायम ने चतुराई दिखाई। पार्टी बेटे को सीएम बना कर दिया और खुद कभी भाई को आशीर्वाद देते थे, कभी बेटे को डांट लगाते थे। शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली, तब भी आशीर्वाद दिया। मगर अखिलेश अब पार्टी के साथ परिवार के भी नेता हैं। ममता बनर्जी भी इस बात को बहुत पहले समझ गई थी। भतीजे अभिषेक बनर्जी को काफी पहले सियासत में उतार दिया था, सांसद बनाया और बंगाल की राजनीति में लगाया। बावजूद इसके कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी के जरिए न केवल अभिषेक बनर्जी को घेरा बल्कि उनकी पत्नी के खिलाफ भी जांच बिठाई, ममता डरी नहीं और अपने भतीजे के पीछे खड़ी रही। पार्टी में नई लीडरशिप खड़ी होगी तो उसके साथ कुछ लोग होंगे, कुछ पुराने नेतृत्व के साथ होंगे, मगर डरने से तो पार्टी खड़ी नहीं होती है। मायावती इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बसपा की हालत सपा और टीएमसी से अलग है। मुलायम ने अपनी सक्रियता के दौर में ही अखिलेश को सीएम बना दिया। ममता खुद मुख्यमंत्री रही। बसपा की स्थिति कांग्रेस जैसी है, या कहिए उससे भी बुरी, क्योंकि कांग्रेस की बुरी से बुरी हालत में भी 2-3 राज्यों में सरकार हमेशा रही। मगर मायावती पार्टी में भतीजे के दखल को स्वीकार ही नहीं कर पाई। 2 बार अपने भतीजे से जिम्मेदारियां छीन ली। अब तो ये भी कह दिया कि जब तक जिंदा रहूंगी पार्टी में ही चलाऊंगी। ये पार्टी के तमाम नेताओं को मैसेज तो है, मगर पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप कहाँ है? मायावती को ये सोचना चाहिए, क्योंकि बसपा की पूरे देश में हालत खराब है और उसका कारण यही है कि उसकी सेकंड लाइन नहीं है जो सड़कों पर संघर्ष कर सके, जो दलितों को जोड़ सके, उनके दुख दर्द में खड़ा हो सके। मायावती इस बात को समझ नहीं पा रही है कि यूपी का एक बड़ा वर्ग उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। वो सड़कों पर संघर्ष करना चाहता है। दलितों पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, रिजर्वेशन और संविधान के खतरे में होने की बात हो रही है, और मायावती खुद कभी चलकर किसी दलित के दरवाजे पहुंची हुई ये बरसों पुरानी बात हो गई। ना तो मायावती हाथरस पीड़िता के घर पहुंची, ना ही मथुरा की उन 2 दलित बहनों के यहाँ पहुंची जिनकी शादी में दबंगों ने मारपीट की, उन्हें अपमानित किया। पार्टी के लोग भेज देने से राजनीति नहीं होती है, नेता को जमीन पर उतरना पड़ता है। अभी भी लोग मानते हैं कि मायावती जिस दिन जमीन पर उतर जाएंगी यूपी की राजनीति उसी दिन बदल जाएगी। मगर मायावती हमेशा ऐसी नहीं थी। बसपा को खड़ा करने में उनका संघर्ष बहुत बड़ा है। उन्होंने पैदल घूम घूम कर यूपी के दलितों को जगाया है। 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभु दयाल के यहाँ हुआ था। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। उनके गांव का नाम बादलपुर है। मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए किया, गाजियाबाद से बीएड और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बीएड के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में बतौर टीचर मायावती ने पढ़ाना शुरू किया। आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच कांशीराम से मिली और 1984 में बसपा में शामिल हो गई। कांशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनकी राजनीतिक समझ से बहुत प्रभावित थे। कांशीराम को पता चला कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं तो उन्होंने मायावती से कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार तुम्हारे आदेश के इंतजार में खड़ी होगी। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। एक समय उनका ऑरा इतना बड़ा था कि वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती थीं और उम्मीदवार जीत जाता था। 1995 में जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा पहुंची। 1997 में वो दोबारा सीएम बने। 2002 से 2003 और 2007 से 2012 के दौरान वो फिर सीएम रहीं। जुलाई 2017 में मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि लानत है, अगर मैं अपने समाज की बात सदन में नहीं रख सकती तो मुझे सदन में रहने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? उसमें रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस के स्पीकर रही हूँ। मायावती तब सहारनपुर हिंसा पर बोल रही थी, मगर उन्हीं की वजह से आज लोकसभा में बसपा का कोई सांसद नहीं है। कारण बसपा सुप्रीमो अब खुद तो जमीन पर उतरना नहीं चाहती हैं और ना ही दूसरों को उतरने देना चाहती हैं। ये सिर्फ डर है
किसका डर है, ये यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। क्या मायावती को डर था कि बीजेपी आकाश आनंद को जेल भेज देगी, और आकाश आनंद जेल चले ही जाते तो क्या हो जाता? जेल जाने के बाद चंद्रशेखर नेता बन गए। मायावती को ये बात क्यों नहीं समझ आती? उनकी जिद है कि बसपा उनकी है और वो अपने तरीके से पार्टी चलाएंगे, मगर इस बात को समझने में नाकाम है कि हर पार्टी में बदलाव का दौर होता है, और वो जितना इस बदलाव को टालेंगी उतना ही बसपा को नुकसान होगा। 2024 में बसपा के अलग लड़ने को भी बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन बसपा के खिलाफ बन रहा है, उससे बाहर निकलने का साहस और आइडिया मायावती के पास नहीं है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ने एक मीटिंग में खुलकर कह दिया था कि अगर बसपा ने गठबंधन नहीं किया तो 2027 के चुनाव में पार्टी का स्कोर अंडा ही रहेगा, और इसी बात से चिढ़कर मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी में बसपा का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। एक शानदार इतिहास वाली पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला। पार्टी 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी और रिजल्ट में मिला अंडा। पार्टी का वोट शेयर राष्ट्रीय स्तर पर 2.04% और यूपी में 9.39% हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके पार्टी ने 10 सीटें जीती, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को यूपी में केवल 1 सीट मिली। पूरे चुनाव में मायावती कहीं से भी लड़ती नहीं दिखी। पार्टी का वोट शेयर 22.23% से घटकर 12.8% हो गया। 2017 के चुनाव में बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली थी और 5 साल बाद उसकी सीटों की संख्या 1 हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मायावती के रवैये को देखें तो लगता ही नहीं कि वो कभी खुलकर काम कर पाए, और ना ही मायावती को आकाश आनंद पर भरोसा था, इसलिए वे कोई रिजल्ट भी नहीं दे पाए। आकाश आनंद के खिलाफ 2024 के चुनाव में मायावती ने तब एक्शन लिया जब वे भाजपा पर निशाना साध रहे थे। दलितों में एक एनर्जी दिख रही थी और बसपा लड़ती दिख रही थी। यूपी में बसपा का प्रदर्शन बेहतर होता तो नुकसान बीजेपी का हो जाता, मगर मायावती ने उन्हें घर बिठा दिया। चुनाव खत्म होने के बाद उनकी संगठन में वापसी हुई, लेकिन 2025 में मायावती ने फिर से अपने भतीजे से खिलौना छीन लिया है। अब इस बात पर कि बसपा के लिए आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि पार्टी को दलितों का भरोसा फिर से हासिल करना है, मगर समीकरण अब बदल गए हैं। दलितों की अलग अलग जातियों के नेता पैदा हो गए हैं जो अपने समाज की राजनीति कर रहे हैं। कोई मोदी के साथ है, कोई विपक्ष के साथ है, और यही लोग एक समय कांशीराम की ताकत थे। अब वे अपनी पार्टी बनाकर अपने समाज की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए बसपा का संकट बहुत बड़ा है। जहाँ तक जाटो समुदाय की बात है तो वो अभी भी बसपा के साथ है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर के साथ दिख रहा है, जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। सवाल ये भी है कि आकाश आनंद के पर कतरने के बाद मायावती क्या खुद एक्टिव होंगी? 2012 में यूपी चुनाव हारने के बाद मायावती का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ी चुनावी रैलियां संबोधित करने तक ही सीमित है। उसके सिवा मायावती ने कुछ खास सक्रियता नहीं दिखाई है। 2027 के चुनाव से पहले बसपा में जो कुछ हो रहा है वो उत्तराधिकार और लीडरशिप की लड़ाई है। आकाश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मायावती ने कांशीराम का जिक्र किया और कहा कि पार्टी के संस्थापक और उनके मेंटर कांशीराम ने अपनी बहन और भतीजे के खिलाफ पंजाब में चुनाव के दौरान एक्शन लेने से परहेज नहीं किया, और वो भी ना तो अशोक सिद्धार्थ को ना ही अपने परिवार के खिलाफ एक्शन लेने से पीछे हटेंगी। मायावती का संदेश है कि कांशीराम की लेगेसी बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, मगर मैदान में कांशीराम की लेगेसी के दावेदार और भी हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर भी कांशीराम की बात करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। अपनी रैलियों और कार्यक्रमों में कांशीराम की तस्वीरें और फोटो लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो मायावती के अपमान को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वे लगातार बसपा सुप्रीमो का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद पाने की चाहत रखते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें वो बसपा ऑफिस में फ़ोन मिला रहे थे और मायावती से मुलाकात की बात कर रहे थे। इधर समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम यादव की अपनी इमेज से बाहर निकलना चाहती है। वो गैर जाटो दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। पासी, कुर्मी, निषाद, नोनिया, राजभर को अखिलेश अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और एक ज़माने में ये समाज बसपा की जान हुआ करते थे, मगर अब सब कुछ बदल गया है और ऐसा लगता है कि मायावती इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, न ही दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पा रही हैं।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो बसपा के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर लिखिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।